नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बरसाना पहुंचे। उन्होंने यहां श्रीजी मंदिर, राधा रानी मंदिर में दर्शन किए और गौशाला में गौ सेवा भी की। मंत्री गडकरी हेलीकॉप्टर से माताजी गौशाला परिसर में उतरे और कुछ समय तक गौ सेवा की। इसके बाद वे रोडवे के माध्यम से पहाड़ी पर स्थित विश्व प्रसिद्ध श्रीजी मंदिर पहुंचे। मंदिर में उन्होंने राधा रानी के समक्ष माथा टेका और पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदन लाल ने पारंपरिक रूप से दुपट्टा उड़ाकर मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान पूरा वातावरण राधे राधे के जयघोषों से गूंज उठा। दर्शन के पश्चात मंत्री गडकरी कथा स्थल पहुंचे, जहां भागवत कथा का वाचन चल रहा था। वहां उन्होंने पद्मश्री पूज्य रमेश बाबा से भेंट कर आशीर्वाद लिया और उनसे संक्षिप्त बातचीत की। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि बरसाना केवल भक्ति का धाम नहीं बल्कि प्रेरणा का केंद्र है। उन्होंने कहा, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के कार्यों को दिशा देती है। अयोध्या में बीते दिन राम मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण हुआ, जहां पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में हजारों की संख्या में वीआईपी मेहमान शामिल हुए थे। ध्वजारोहण के बाद शाम ढलते ही अयोध्या के मंदिरों से श्री राम विवाह की भव्य बारात धूमधाम के साथ निकली। इस शोभा यात्रा में भगवान राम सहित चारों भाइयों के दिव्य स्वरूप आकर्षण का केंद्र बना। सैकड़ों महिलाएं नाचते गाते दिखी। पूरे मार्ग में उत्सव जैसा माहौल बन गया है। बिहुती भवन से निकली राम बारात में बिहार से आई महिलाओं ने जमकर नेतृत्व किया। हाथी, घोड़े और बड़ी संख्या में साधु संतों ने बारात में शामिल होकर इसकी भव्यता और बढ़ा दी। राम विवाह महोत्सव के चलते शहर में विवाह के मंगल गीत गूंजे। संत महंत भगवान श्री राम के नाम, रूप, लीला और धाम में मग्न दिखे। मिथिला से आई सखियां जहां जहां बारात गुंजरी, वहीं पारंपरिक मंगल गीतों से माहौल भक्ति में रहा, जिससे पूरे शहर में उत्सव का रंग छा गया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुख की अनुभूति हो रही है। हम पिछले 15 साल से हर साल राम विवाह में आते हैं और इस विवाह महोत्सव में सम्मिलित होते हैं। पूरे रीति रिवाज से यहाँ विवाह मनाया जाता है। सारी की सारी रीति रिवाजें यहाँ निभाई जाती हैं, जो मिथिला में, अयोध्या में निभाई जाती हैं, वही सारी सब लोग खूब झूम के, नाच गा के सारी ये रीति रिवाजों को निभाते हैं, बारात में शामिल होते हैं। दशरथ जी के राजमहल से ये सुंदर दिव्य महोत्सव के रूप में श्री राम बारात निकली है। श्री सीताराम विवाह महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल बधाई। सभी लोग आए और यहाँ बारात के दर्शन करें। श्री सीताराम विवाह महोत्सव में सब लोग भाग लें और जीवन को सफल बनाए, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। सादर जय सिया राम। अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री जी ने श्री राम जन्मभूमि पर ध्वज फहराया। यह धर्म का ध्वज था और इससे धर्म की स्थापना होगी और धर्म का चारों तरफ जो है साम्राज्य फैलेगा। सब प्रेम, जय सिया राम। श्री सीताराम विवाह महोत्सव की हार्दिक शुभकामना। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में सर्दियों के दौरान घने कोहरे की आशंका को देखते हुए दिसंबर से फरवरी तक ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव लागू किए जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य सुरक्षा प्राथमिकता रखते हुए चलने वाली लंबी दूरी की उन गाड़ियों का दबाव कम करना है, जिनकी समांतर सेवाएं उपलब्ध हैं, ताकि यात्रियों को वैकल्पिक विकल्प मिले और नेटवर्क पर भीड़ भाड़ नियंत्रण रहे। रेलवे ने प्रभावित अवधि के लिए समयबद्ध परामर्श जारी किए हैं, जिनमें चयनित ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी में कटौती, कुछ पैसेंजर सेवाओं का स्थायी निस्तारीकरण तथा मांग के अनुसार चरणबद्ध बहाली और विशेष ट्रेनों के संचालन की संभावना शामिल है।
कोहरे प्रभावित खंडों पर संचालन के दौरान दृश्यता और सिग्नलिंग सहायता जैसे सुरक्षा उपायों पर जोर रहेगा, जबकि यात्रियों से आधिकारिक पोर्टल पर प्रस्थान से पहले समय सारणी की पुष्टि करने का आग्रह किया गया है। ये व्यवस्था 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगी और स्थायी परिस्थितियों व मांग के अनुसार आवश्यकता पूर्वक अद्यतन की जा सकती है। जो मुरादाबाद मंडल है उसके कई क्षेत्रों में अभी जो सर्दियों के सीज़न में भीषण ठंड और कोहरे को देखा जाता है। तो सामान्यतः हर साल की तरह इस साल भी 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक जो लंबी दूरी की कुछ गाड़ियाँ हैं जिनके दूसरे पैरेलल सर्विसेज उपलब्ध हैं, उनको ध्यान में रखते हुए करीब 64 ट्रेनें हैं जो इस 3 महीने की ड्यूरेशन में प्रभावित रहेंगी। 28 ट्रेनें यानी 14 जोड़ी ट्रेनें हैं जो कैंसिल करी गई हैं। 20 ट्रेनें ऐसी हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी हफ्ते में 4 बार जैसे कोई गाड़ी है या साप्ताहिक है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन किया गया है। और 16 पैसेंजर ट्रेनें ऐसी हैं जो इस रूट में अभी वर्तमान में कैंसिल की गई हैं। सारे जैसे जो हम लोग देखते हैं नए साल के आसपास और जो संक्रांति का आगे टाइम आता है उसको देखते हुए कुछ गाड़ियाँ इसमें रिस्टोर भी होंगी शायद होपफुली और कुछ जो स्पेशल ट्रेनें हैं उनका भी संचालन किया जाएगा। तो जो हाई ऑक्यूपेंसी रूट्स हैं या जहाँ पे यात्रियों की डिमांड लगातार बनी रहती है उसको देखते हुए कुछ गाड़ियों का संचालन लेटर ऑन चालू किया जाएगा। बट अभी के लिए इन गाड़ियों को कैंसिल किया गया है जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। और मेरे सारे यात्रियों से यही अनुरोध है कि अपनी जर्नी वो जो रेलवे की अधिकृत ऐप्स हैं और रेलवे की वेबसाइट्स हैं, हमारे पीआरएस के काउंटर्स हैं, वहाँ पे जाके उसको चेक करके ही अपनी जर्नी प्लान करें। यूपी के हमीरपुर जिले के राठ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में आए हुए लोगों द्वारा खाने का सामान ले लेकर भागने की वीडियो एक युवक ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में खाने की लूट के वीडियो वायरल होने के बाद जांच की जा रही है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है वहां मौजूद लोग खाने के सामान को लेकर एक दूसरे से झीना झपटी कर रहे हैं और खाने का सामान लेकर इधर उधर भाग रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन राठ के है। यह कार्यक्रम ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज राठ में कराया गया था। सम्मेलन के दौरान अचानक लोगों ने खाने के सामान में छीना झपटी शुरू कर दी, जिसके वीडियो बनाकर वहां मौजूद लोगों ने वायरल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में देर रात एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। कुंवारा चौक से आगे लोको सेठ पुल की ठोकर के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को देर रात कुछ शातिर बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में उखाड़कर अपने वाहन में लाद लिया और फरार हो गए। वारदात इतनी तेजी और योजना के साथ की गई कि किसी को भनक तक नहीं लगी। घटना के बाद लोगों में दहशत और नाराजगी दोनों देखने को मिल। जांच जारी, जल्द खुलासा की उम्मीद पुलिस का दावा है। वहीं पुलिस का दावा है कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पुलिस तकनीकी सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से मामले की गहन जांच कर रही है। एटीएम मशीन चोरी की यह बड़ी वारदात पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। घर से निकला हूँ एटीएम के लिए पैसे निकालने, मैंने जैसे गाड़ी रोकी तो एटीएम वहाँ खाई नहीं लगा हुआ, फिर मैं आगे चला गया। भाई वो ताज्जुब है, एटीएम कहाँ गया, आगे कंपनी वाले ले गए मैं एटीएम निकाल के, मुझे बड़ा ताज्जुब लगा एकदम, फिर मैं अपने आगे चला गया पैसे निकालने। ठीक है जी। और चालू सड़क पे इतनी बड़ी वारदात, बताओ, ताज्जुब है। हमीरपुर जिले के कुसमरा गांव का एक युवक फौज में नायक के पद पर तैनात गोविंद यादव जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। जवान का शव पैतृक गांव लाया गया। सोमवार को सारा दिन बलिदानी जवान के घर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का जमावड़ा लगा रहा। शहीद जवान का शरीर गांव पहुंचते ही लोगों की भीड़ लग गई। सेना की गाड़ी से जब शहीद का शरीर गांव पहुंचा तो सभी की आंखें भर आईं। ये 2013 में आरआर बटालियन में तैनात हुए थे, क्योंकि वहाँ पे पोस्टिंग थी जम्मू कश्मीर में। काला चौक में थे ये। 2013 से काफ़ी दिनों से वहीं पर ड्यूटी से तैनात थे। मुठभेड़ के दौरान उनके गोली लगने से ये शहीद हो गए और वहाँ पे यूनिट के द्वारा हमको सूचना दी गई कि मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए हैं। उनके पीछे उनकी पत्नी, एक बच्ची और
माता पिता को छोड़ के चले गए हम सबके बीच। खबर अमरोहा से है, जहां ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मारने से सड़क हादसा हो गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के पर खच्चे उड़ गए। कार में सवार बैठे पति पत्नी बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें एक डॉगी भी घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद में रोड एक्सीडेंट में थाना जहानागंज के 2 कांस्टेबल घायल हुए। दोनों कांस्टेबलों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। राम यश पुत्र सुरेश, गीतम सिंह पुत्र रणवीर सिंह निवासी थाना सिकंदरा आगरा दोनों कनिष्ठबलों की तैनाती थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ में है। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी द्वारा बताया गया कि दोनों कांस्टेबलों को घायल अवस्था में यहां लाया गया। प्राथमिक उपचार जारी है। दोनों की हालत स्थिर है। मामला कादरी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल का है। अभी हमारे पास दुर्घटना में घायल होकर 2 पुलिस वाले कांस्टेबल हमारे पास लाए गए हैं, जिनके इसमें एक का नाम है गीतम सिंह, दूसरे का नाम है रमेश। और जहांगंज के अंतर्गत कहीं इनका एक्सीडेंट हुआ था। इनको हमारे पास SI उदय सिंह के द्वारा लाया गया है। दोनों का प्राथमिक उपचार कर दिया गया। अभी कंडीशन स्टेबल है। हिट एंड रन केस है। अभी इसकी जानकारी हमको नहीं है। ये ठीक पुलिस वाले के बारे में बता पाएंगे। अपनी बाइक से 20 की स्पीड पर लाइट जलाते हुए सरकारी बाइक से जा रहे थे। पीछे से गाड़ी में टक्कर मारी और हवा में उड़ गए और गिर गया। हमें पता नहीं चला। गाड़ी को देख नहीं पाए थे आप? कैसे गाड़ी नहीं पहचान पाए। भाग गई? भाग गई क्योंकि हम खुद आप घायल हो अवस्था में थे, पता नहीं चल पाया। हम अपने पड़े रह गए। गाड़ी टक्कर मार के चली गई। मैनपुरी में इटावा जाने वाले मार्ग पर पीछे से आ रहे डंपर ने स्कूटी सवार बहनों को चपेट में ले लिया। हादसे में 6 साल की मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में बच्ची की मौत के बाद परिजन में चीख पुकार मची हुई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक बच्ची एक्सपायर कर ली है और ये बहुत दुखद है। इसमें क्या है कि जो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, सबसे बड़ा है प्रशासन को इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी होने से पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, जगह बचती नहीं आदमी को। पोस्ट कार्ड हादसे बढ़ते जा रहे हैं और ये प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया कि हादसे बढ़ते ही रहेंगे। कौन सी गाड़ियाँ खड़ी? गाड़ियाँ बड़े बड़े डंपर बालू गाड़ियाँ, बालू की गिट्टी, जो भी गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियों पर रोक लगाई जाए। उनका एक जगह निर्धारित की जाए, फलानी जगह गाड़ियाँ खड़ी होंगी सारी गाड़ियाँ, और वहाँ से गिट्टी बालू सेल होगी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर एक सड़क हादसा हुआ है। गिगौला थाना क्षेत्र के माजरे गांव के पास डीजे सिस्टम से लदा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में वाहन में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान संदीप, अजीज, विनोद, अबराक अली, आजाद अली, रॉकी पुरवा निवासी शेषराज, जानकी नगर निवासी संदीप, साई पुरवा निवासी रमेश के रूप में हुई है। रॉकी पुरवा निवासी आजाद अली को सबसे ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिलौला पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही गिलौला थाना प्रभारी आशीष कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने दुर्घटना स्थल की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई थी। डीजे सिस्टम के मालिक छोटकऊ भी मौके पर पहुंच गए और घायलों की मदद कर रहे हैं। पुलिस फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। पीलीभीत के थाना दियोरिया कला क्षेत्र के पंसड़ी गांव में युवती को
छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराना महंगा पड़ गया। आरोपियों ने रंजिश मानते हुए घर में घुसकर युवती के भाई प्रदीप को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। एसपी अभिषेक यादव ने पुलिस की लापरवाही पर थाना अध्यक्ष दिगंबर सिंह, हल्का इंचार्ज बीट आरक्षी सिपाही को तत्काल सस्पेंड कर दिया। 7 महीने पहले 15 अप्रैल को छात्रा ने आशीष सहित 8 लोगों पर केस दर्ज कराया था। आरोपियों को गिरफ्तारी न होने से आरोपियों के हौसले बुलंद थे और देर रात आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने असलाहों लैस होकर घर में घुसे और सुरेश कुमार के बेटे प्रदीप कुमार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। महराजगंज जनपद में लगातार बढ़ रही पराली जलाने की घटनाओं पर अब जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है। पर्यावरण की रक्षा और किसानों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रशासनिक मशीनरी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में हो रही कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में एक मिसाल पेश की है। महराजगंज, जहां करीब 90% किसान धान की खेती पर निर्भर हैं, वहीं पराली जलाने की घटनाओं में यह जनपद पूरे प्रदेश में शीर्ष पर दर्ज किया जा रहा है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। पराली जलाने के 380 मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने ऐसी सख्त कार्रवाई की है जैसे पहले कभी नहीं देखी होगी। सबसे पहले लापरवाही बरतने के आरोप में 9 लेखपालों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यही नहीं, सभी तहसीलों के एसडीएम, कृषि विभाग के उपनिदेशक और संबंधित थाना क्षेत्रों के एसओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कई ग्राम प्रधानों को भी नोटिस भेजकर पूछा गया है कि उनके क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाएं क्यों बढ़ी। निसंदेह जिला प्रशासन की यह पहल महराजगंज को पराली मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है और आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम पूरे प्रदेश में दिखाई देने की उम्मीद है। मऊ जिले के कोपागंज थाने में तैनात कस्बा इंचार्ज अनिकेत सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों का सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। मोटरसाइकिल वाले का वीडियो में चालान काटने वाला दरोगा और उनके अन्य पुलिसकर्मी बगैर हेलमेट के ही घूम रहे हैं और आम जनता के वाहनों का चालान काट रहे हैं और कईयों को डंडे भी मारे जा रहे हैं। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाला पुलिस का सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अब जनता का सवाल ये रह गया है कि बिना हेलमेट पहने सड़क पर चलने पर जनता का चालान काटने वाले साहब भी तो हेलमेट नहीं पहने हैं। कई वीडियो इनका वायरल हो गया। इन साहब चालान कौन करेगा? दिल्ली के छतरपुर से चलकर आई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के समापन पर मंच से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ब्रज से शराब और मांस की दुकानों को बंद करने की अपील की थी, जिसके बाद गौरक्षक बड़ी संख्या में एकत्र होकर सुनरख मार्ग स्थित 3 शराब की दुकानों पर पहुंचे और आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। दुकानों के शटर गिराकर बैठ गए। सेल्समैन जितेंद्र कुमार ने वृंदावन थाने में दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि 2 गाड़ी में सवार होकर दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर, शिब्बो कपूर, कपिल व अक्कू पंडित व 10 से 15 अज्ञात ठेके पर आए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शिब्बो और कपिल को गिरफ्तार कर लिया है। दक्ष चौधरी ने एसएसआई अभय शर्मा को फोन कर वर्दी उतरवाने की धमकी दी। पुलिस ने दक्ष चौधरी और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। वृंदावन में एक घटना 17/11 को हुई थी। सोनरख में शराब का ठेका है, उसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा शराब के ठेके को जबरन बंद कराए जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें कोतवाली वृंदावन में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्समय इसमें 5 नामजद और 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें 2 की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी थी। आज इसमें नामजद और अज्ञात में से कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उनके नाम हैं युधिष्ठिर, अमित, अभिषेक, दक्ष और दुर्योधन, जो अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।